तो दोस्तों सभी का वापस से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जैन 2025 टर्म का इन टर्म का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बिकॉज ये लेटेस्ट टर्म का पेपर है। और साथ ही साथ मैं ये जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ ये सोलली अपने प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। या मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी कवर करता चलूँ, बट मोस्टली मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 93। और ये क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। अब ये जो दिस कीवर्ड है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को डिफाइन हो सकता है, ये लोकल ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन हो सकता है जिसको हम फंक्शनल भी बोलते हैं या लोकल इसको बोलते हैं, और ये फंक्शनल ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन हो सकता है। तो दिस कीवर्ड का इन टर्न मतलब ये है रूट, जो सब चीज का पेरेंट है वो है आपका रूट। तो इसका हायरार्की कुछ इस तरीके से होता है, आपके पास एक विंडो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एक नोड ऑब्जेक्ट हो सकता है, और बेस्ड ऑन दैट उसके सब क्लासेस होते हैं। तो ये जो ग्लोबल लोकल और फंक्शनल है इसका अपना स्कूपिंग रूल्स होता है, बट दिस जो है ये उसी को सेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या चीज सही है दिस कीवर्ड के बारे में। तो दिस ऑलवेज रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा यहाँ ग्लोबल हो सकता है, लोकल हो सकता है या फंक्शनल हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एरो फंक्शन हैव देयर ओन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब तक में तो ये प्रीटी क्लियर हो चुका होगा कि एरो फंक्शन जो है वो उसका अपना दिस कॉन्टेक्स्ट होता ही नहीं है, वो जो भी ग्लोबल होता है उसको डिफाइन करता है। कैसे? और एरो फंक्शन का मतलब है एनोनिमस फंक्शन, तो एरो फंक्शन नहीं होगा। दिस इज अ इवेंट लिस्नर ऑलवेज रेफर्स टू विंडो ऑब्जेक्ट। तो दिस इवेंट लिस्नर ही हो जरूरी ऐसा नहीं है। पहली चीज तो यहीं पे ये गलत होता है, और दूसरी चीज ये हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप इसको नोड.जेएस एनवायरनमेंट में चलाइएगा तो ये नोड ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा ना कि विंडो ऑब्जेक्ट को। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ये रन होता है उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर दिस कीवर्ड को रेफर करेगा। ठीक है, फाइनली नन ऑफ दीज, ये सही आंसर है बिकॉज एक भी आंसर राइट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 93 कंप्लीट और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। और ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लाइफ साइकिल ऑफ Vue.js कंपोनेंट। तो लाइफ साइकिल से इसका मतलब है लाइफ साइकिल हुक्स। तो लाइफ साइकिल हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ ये पूछ रहा है कि किस तरीके से ये होता है। तो मैंने क्विज 2 के वीडियो में भी लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में बताया था, और अगर आपको ऑलरेडी नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं। बट बेसिक फ्लो ये है कि जब आपका कोई एप्लीकेशन बनता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से होके जाता है। एक स्टेज ये हो सकता है, दूसरा स्टेज ये हो सकता है, फिर तीसरा स्टेज ये हो सकता है, फिर चौथा स्टेज ये हो सकता है, पांचवा स्टेज ये हो सकता है, और फिर हो सकता है कि वो एंड हो जाए। ठीक है, अब ये जो स्टेजेस है इनका एक अलग अलग नाम है और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, और बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी आप अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ टाइम। तो जो व्यू का लाइफ साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपका ऐप बिफोर क्रिएट से लेकर के अनमाउंटेड एंड डिस्ट्रॉयड तक होता है, तो ये अलग अलग स्टेजेस है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फ्लो है उसका, क्या सही तरीका है। तो सबसे पहली चीज आती है बिफोर क्रिएट। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट नहीं हुआ होता है, उसके वेरिएबल्स डिफाइन नहीं हुए होते हैं, कुछ भी हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, यानी सबसे पहला स्टेज ये वाला। ओके, उसके बाद आता है क्रिएटेड। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका ऐप जो है या आपका जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक इवेंट है, ओके, कि ये चीज हुआ। अब ये क्रिएटेड आपका सेकंड पॉइंट है। अब क्रिएटेड के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास सारे के सारे वैल्यूज अवेलेबल हो जाते हैं और फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको हम लोग व्यू में मेथड्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद अब आती है ऐप को माउंट करने की बारी, यानी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये माउंटेड नहीं है, यानी कि जो आपके कोर एप्लीकेशन के लॉजिक है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। फिर आता है माउंटेड। अब ये जो माउंटेड है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका माउंट हो गया है, और सारे के सारे जो इंटरनल कोर लॉजिक हैं, जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन हो गए। तो ये हो गया आपका बिफोर माउंट, फिर माउंटेड। ठीक है, माउंटेड के बाद आता है बिफोर अपडेट। तो ये जो है ये अगर आपको कोई डेटा को अपडेट करना है, या आपको कोई वॉचर लगाना है,
या कोई मेथड को कॉल करके कुछ और चेंजेस करवाने हैं, तो ये सारी चीजें एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपडेटेड होगा, यानी डेटा जो है वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है, बिजनेस लॉजिक है, सब आप यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐप को एंड करना है, प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करना है, तो अनमाउंटेड आ जाए। अनमाउंटेड मतलब ये जो आपका ऐप है वो अब अनमाउंट हो चुका है, आपके सारे प्रोसेसेस जो आपने क्रिएट किए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं और किल हो सकते हैं अब, तो यहाँ पे ये अनमाउंट हो गया। और फाइनली बिफोर डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉयड भी होते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है बट वो होता है, और उसका मतलब है पूरा का पूरा ऐप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसकी मदद से आप चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं और चीजों को करवा सकते हैं, बट एंड ऑफ डे इसका फ्लो यही रहता है, हमेशा सबसे पहले बिफोर क्रिएट होगा और लास्ट में डिस्ट्रॉयड होगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसको लंबा दिया बिकॉज इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करने में हेल्प करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मैं एक रिसोर्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छे से वहां बताया गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 94 कंप्लीट हो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95। ये क्वेश्चन अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये कोडिंग क्वेश्चन नहीं। तो इसमें जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट है वो कोड के हिसाब से प्रॉमिस का है। प्रॉमिस बेसिकली एक तरीके का जेएस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जिसका मतलब है फ्यूचर में कोई वैल्यू रिटर्न करना। ये बिल्कुल आपके उस प्रॉमिस की तरह है जो आप किसी से भी करते हैं कि फ्यूचर में मैं ये आपको करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पैसे लिए, आप बोलते हैं कि मैं उसे 10 दिन बाद रिटर्न कर दूंगा। अब ये आपका काम है कि आप उसे रिटर्न करो, राइट? आपको अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना है, आप एक वादा उसको दे रहे हैं, तो ये वही वादा है आपका, है ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस की बात आती है तो प्रॉमिस में जो भी उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, अगर वो एक बार किसी चीज को वो फाइनलाइज कर दिया है तो फिर उसके नीचे वाले पार्ट पे नहीं जाना। ठीक है, और प्रॉमिस का जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल होता है, वो होता है रिजॉल्व रिजेक्ट। तो ये जरूरी नहीं है ए और बी है, अगर मैं रिजेक्ट को पहले लिख दिया तो भी वो रिजॉल्व का ही काम करेगा, और रिजॉल्व को मैं रिजेक्ट पे लिख दिया तो वो रिजेक्ट का ही काम करेगा। मीन्स ऑर्डर मैटर करेगा, ए हमेशा आपका रिजॉल्व के लिए होगा और बी हमेशा हमेशा रिजेक्ट के लिए होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि रिजेक्ट आप पहले करते हैं या रिजॉल्व, ये आंसर चेंज होंगे। ठीक है, और फाइनली आपको कुछ अगर इसको लेना है तो आपको डॉट देन लगाना पड़ता है, ताकि जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है उससे आप कुछ निकाल सकें, और फिर आपको अगर प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और अगर एरर है तो आप सीधे कैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व रिजेक्ट, एक एरो फंक्शन है, रिजॉल्व सक्सेस रिजेक्ट फेल्ड, और फिर प्रॉमिस डॉट देन कंसोल डॉट लॉग डॉट कैच कंसोल डॉट लॉग, सेम चीज जो मैंने यहाँ बताया, राइट? तो जैसा हमने देखा, प्रॉमिस में सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि पहला क्या वैल्यू है, तो पहला वैल्यू हमारा रिजॉल्व है, तो इसका मतलब है कि प्रॉमिस एक्चुअली पूरा किया गया है यहाँ पे, तो इसी को बस वो लेगा प्रॉमिस। ठीक है, तो अगर ये रिजॉल्व आ रहा है ना तो ये सीधे देन पे जाएगा, ये कैच पे नहीं जाएगा, है ना? तो कैच पे नहीं जाने की वजह से ये जो कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे ये जो रिजॉल्व के अंदर वैल्यू गया वो आपको मिल जाएगा सक्सेस। ठीक है, और ये दूसरे वाले को कंसिडर तक नहीं करेगा, जैसा मैंने आपको अभी लॉजिक बताया अभी था, तो ये सक्सेस हो जाएगा। जनरली प्रोमिसेस को आप बनाते नहीं है, ये आपको एज एन एपीआई कॉल रिटर्न मिलता है, जनरली हम लोग इसको एपीआई कॉल्स में यूज करते हैं, बट ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन परफॉर्मेंस मेट्रिक मेजर्ड बाय गूगल लाइट हाउस। तो गूगल लाइट हाउस एक तरीके का टूल है जो कि आपके परफॉर्मेंस, एसईओ, वेब एनालिटिक्स एंड फाइनली एक्सेसिबिलिटी को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक सिंपल सा मैं डेमो देता हूँ। अगर मैं ये टूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जनरेट रिपोर्ट पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट का नाम, से www.google.com, एंटर किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिसेस, वेब बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सपैंड करूंगा तो इसका क्या मतलब है। फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मतलब होता है वो टाइम जहां से फर्स्ट टेक्स्ट या इमेज आपको दिखना शुरू होता है, तो ये 2 सेकंड्स ले रहा है, जो कि काफी हाई है। आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर देख रहे हैं ना, इसको आपको कम रखना है। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट वो होता है जिसमें बड़ा टेक्स्ट कितने टाइम में लोड हो रहा है, या सबसे बड़ा इमेज का जो साइज है वो कितने टाइम में लोड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल ब्लॉकिंग टाइम, टोटल कितना ब्लॉक हो रहा है टाइम,
उस बीच में, जो कि है एफसीपी और टाइम टू इंटरेक्टिव। बेसिकली कितना टाइम लग रहा है ताकि पेज इंटरेक्टिव हो जाए उसके लोडिंग में, है ना। लोड होते वक्त हम लोग नहीं कर पा चीजों को कर पाते हैं अगर वो एसपीए नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ शिफ्ट एंड क्यूमुलेटिव लेआउट सेट। इन्होंने कुछ नया ऐड किया है, इसको अभी के लिए इग्नोर आप कर दीजिए। स्पीड इंडेक्स, कितना स्पीडली आपका कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है पेज पे, और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसेसिबिलिटी में भी आप चेक कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस चेक कर सकते हैं, एसईओ आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। अब डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। ये सारे के सारे वाइटल्स पॉइंट ये हो गए। तो बेसिकली मैंने थ्योरी बस यहाँ पे बता दिया, बट एक्चुअली में आपको बस इतना देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन परफॉर्मेंस मेट्रिक मेजर्ड बाय द गूगल लाइट हाउस। यार एक चीज जो ध्यान रखना है आपको गूगल लाइट हाउस में, वो ये है कि वो वेबसाइट पे फोकस करता है, ना कि उसके बैकएंड पे, है ना। तो पहला फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट ये तो अवेलेबल है। टाइम टू इंटरेक्टिविटी हमने देख लिया, टोटल ब्लॉकिंग टाइम भी हमने देख लिया। जो बचा वो है डेटाबेस क्वेरी टाइम डीक्यूटी। तो मैंने जैसा बोला बैकएंड का क्वेरी ये चेक नहीं करेगा, है ना, और डेटाबेस जो है वो बैकएंड का पार्ट है, इसलिए ये इग्नोर हो जाएगा, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 96 कंप्लीट, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन वेब सॉकेट एंड सर्वर सेंटिमेंट। अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। ये चीज का भी मैं एक रिसोर्स दे दूंगा जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वेब सॉकेट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, और ये कंटिन्यूअस कनेक्शन बना के रखता है। सर्वर से साइड इवेंट्स यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिंगल डायरेक्शन से हो सकता है, यानी सर्वर से सिर्फ क्लाइंट के पास डेटा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जब डेटा आता है तभी आप उसको सेंड करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता। हाँ, दूसरी चीज सर्वर सेंटिमेंट एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही है, बस एक तरीके का, बस आप डेटा को उससे रिट्राइव कर रहे होते हैं इन जनरल, बट दिस नॉट एन एपीआई, डोंट कंफ्यूज इट विद यूपीआई, ये टोटली डिफरेंट चीज है, ये एक मैसेजिंग सर्विस है। और एपीआई जो होता है वो क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है ना, लेकिन ये उल्टा है, ये सर्वर से क्लाइंट के पास आता है। इसका काफी अच्छा यूज होता है मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एसएससी अलाउज बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन व्हाइल WebSocket only allows server to client communication. This is wrong. WebSocket maintain a persistent connection while SSC creates a new connection for each message. जैसा मैंने बोला, एसएससी जो है वो न्यू कनेक्शन नहीं बनाता, वो बस एक बार डेटा भेजने के काम आता है, तो ये रॉन्ग है। एसएससी वर्क्स ओवर एचटीटीपी व्हाइल एंड ओनली सपोर्ट सर्वर टू क्लाइंट कम्युनिकेशन, यानी ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो वही चीज है, एसएससी वर्क्स ओवर एचटीटीपी ओनली सपोर्ट सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन, सो दिस इज राइट। एंड वेयरएज WebSocket प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। तो ये सर्वर टू क्लाइंट भी हो सकता है, ये क्लाइंट टू सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, और ये सर्वर टू सर्वर भी हो सकता है। जनरली ये सारी चीजें सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा वेल सुटेड है, इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। नाउ WebSocket इज टोटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड इट डजंट रिक्वायर्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, वेबहुक के ऊपर क्वेश्चन है, और ये बोलता है एचटीटीपी मेथड इज टिपिकली यूज्ड फॉर सेंडिंग वेबहुक नोटिफिकेशन। पहली चीज तो ये वेबहुक क्या है ये आपको समझना होगा, तो इसके लिए भी मैं रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट ओवरऑल ऐसा समझिए, आपके पास एक सर्वर ए है और एक सर्वर बी है। अब ये जो सर्वर है ये आपका जीमेल का सर्वर है और ये आपका क्लाइंट का सर्वर है। आप देख सकते हैं कि इसका जो रनिंग मैकेनिज्म है उसका पोर्ट और यूआरएल बहुत अलग होगा, इसका जो रनिंग मैकेनिज्म है उसका पोर्ट और यूआरएल बहुत अलग होगा। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लॉन्ग रनिंग थ्रेड चल रहा है, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने इसे ऐप के अंदर यूज किया है। तो एक सर्वर को पता है कि दूसरा सर्वर भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा, हो सकता है कि मुझे उसे लिसन करना हो, और ये आप कॉन्फ़िगर करते हैं जनरली, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सर्वर, जैसे कोई नया ईमेल आता है तो ये क्या करेगा, ये इवेंट को इमिट करेगा। ये इमिट करने से क्या हुआ कि यहाँ पे कोई वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू क्या है, ये जीमेल नोटिफिकेशन आया है उसका एक छोटा सा इनपुट है, ठीक। और जो सर्वर ए है वो क्या करेगा, वो इसको लिसन कर ही रहा है, ऑलरेडी ऐप के अंदर डिफाइंड है, तो वो पकड़ लेगा, अच्छा ये इवेंट आया है मेरे पास, तो यानी कि अब मुझे ये इवेंट्स जो है इसको मैं चेक करूंगा। आपके पास कोड में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि अगर ये इवेंट इज इक्वल टू रिसीव करके है, जो कि यहाँ मान लेते हैं इवेंट रिसीव हुआ है, तो इसके नीचे फिर डिस्प्ले, डेटा को डिस्प्ले करो। अगेन मैं बता दूं ये जो कोड है ये बहुत रॉ कोड है, इसका कोई मतलब ये इस तरीके से होता नहीं है, बट एज्यूमिंग कि ये इस तरीके से हो रहा है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो है इवेंट रिसीव हो गया और ये डाटा को लॉक करेगा, तो इस पार्ट ट्रू हो गया, तो इसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग रन करेंगे, तो ये रन हुआ, है ना, और फाइनली आप इसको देख लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। अब ये डेटा अगर आप देखिएगा तो हम लोग जनरली क्या होता है, सर्वर से हम लोग डेटा लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग एक रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहे हैं ना,
हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ये डाटा देना, आया या नहीं आया, तो इवेंट यहाँ पे है और इसको कैप्चर कर रहा है, तो गेट तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, ये सर्वर भी क्या कर रहा है, ये पोस्ट कर रहा है आपका डेटा, है ना। तो इस वजह से जब आप HTTP मेथड यूज करते हैं किसी वेबहुक में, तो वो जनरली पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, ना कि गेट रिक्वेस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इवन दो इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है अगर आपको कंटिन्यूअस स्केलेबल सिस्टम बनाना है, जिसमें कोई चीज हो रहा है और सर्वर को पता है कि वो हो रहा है, लेकिन वो बार बार उसको फेच नहीं करना चाहता है, तो वो इस तरीके के मेथड को यूज कर सकता है। इससे आपका जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट नहीं रहता, एक कनेक्शन हमेशा क्रिएटेड रखने की जरूरत नहीं होती, और इसलिए ये काफी हेल्पफुल चीज है। ठीक है, ये थ्रेड को तो मैंने वैसे सही बता दिया है, इसको इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 98 कंप्लीट होने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 99, और ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के बेस कॉन्सेप्ट से आता है, बेसिकली अरे डॉट रेड्यूस मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एवा प्रोग्राम। एवा प्रोग्राम में ये दिया हुआ है, पहला में आपका अरे दिया हुआ है, अरे इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, है ना। और ये जो अरे है इसका जो इंडेक्स है वो 0 है 1 के लिए, 1 है 2 के लिए, और 2 है 3 के लिए। तो लेट सम इज इक्वल टू अरे डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है रिड्यूस मेथड के अंदर। अगर आप नहीं ये समझते हैं देन ये पूरा पार्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ACC का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास कोई वैल्यू है 1 2 एंड 3, आप उसको सम करना चाहिए, है ना। तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं 0 प्लस 1, नेक्स्ट आइट्रेशन में इसका वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 3, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो अल्टीमेटली सम ही कर रहे हैं, बट एक एक स्टेप पे जाते जा रहे हैं, है ना। तो जो भी लास्ट वैल्यू है उस पे नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर बस वही काम करता है आपका। ठीक है, वैल, वैल का मतलब वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, IDH इंडेक्स, और अरे तो आपको पता ही है हमारा 1 2 3 है। अब ACC का वैल्यू क्या होगा, तो रेडियस के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है एक्यूमुलेटर का वैल्यू। तो यानी कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है इन सब पे, तो ये 0 हो जाएगा, हमारे स्टार्टिंग 0 से होगा। प्लस करते हैं, ACC क्या है, ACC आपका 0 है प्लस अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ आई, यहाँ पे ACC प्लस अरे इंडेक्स ऑफ आई प्लस 1। इसका मतलब क्या है, हर बार इंडेक्स को बढ़ाते जाओ और पीछे का वैल्यू को ऐड करते जाओ, सेम चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। तो पहला होगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 है तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ पोजीशन 1 2 3, और फिर यहाँ पे 3 होगा, ये लास्ट वैल्यू 3 था, 3 प्लस 3 6 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए ये अभी IDX का वैल्यू 2 है ना, तो ये जो 2 है प्लस 1 कर रहे हैं 3, है ना। तो ये बोल रहा है इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 3 क्या एग्जिस्ट भी करता है, कहीं नहीं करता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, नहीं डिफाइंड करता है। तो अब अनडिफाइंड के ऊपर आप कुछ ऐड करते हैं, तो 6 प्लस अनडिफाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर प्लस अनडिफाइंड करने पे आपको हमेशा नैन वैल्यू मिलता है। ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखे हैं टाइप कन्वर्जन में, ऑटोमेटिकली है, राइट। तो ये हम लोगों को नैन मिला, तो फाइनली सम का वैल्यू क्या है, नैन। और सेम चीज यहाँ पे भी आप पुट कर दे रहे हैं, तो ये आपका क्या आ रहा है, नैन, इसलिए आंसर हो गया नैन। ये 6 नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये 2 के प्लस 1 कर रहा है, अगर ये चीज नहीं होता तो ये वाला आउटपुट होता जो हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 इज अगेन सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा आपके प्रोग्राम का। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जो भी है नम 5 है, मल्टीप्लाई एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है दिस डॉट नम इनटू, है ना। तो ये दिस डॉट नम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ बोलता है कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं ना, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कॉल ही नहीं कर, एंड दैट डजंट मैटर अ लॉट एटलीस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट मल्टीप्लाई कर। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई पे, और मल्टीप्लाई को एक फंक्शन बना दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई को अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं तो हम लोग उसको वैल्यू तो पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिस पास ही नहीं कर रहे हैं, और जब दिस होगा ही नहीं तो यहाँ पे दिस कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू पास करना है, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जिससे वो कॉन्टेक्स्ट पास ही नहीं हो रहा है एक तरीके से। तो जब कॉन्टेक्स्ट पास हो नहीं रहा है तो यहाँ पे दिस है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड होने की वजह से जब आप इसको अगेन एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नैन ही मिलेगा। ये हम लोग ने पहले भी टाइप कन्वर्जन में देखा है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी नैन हो जाएगा, ना कि अनडिफाइंड होगा।
और ना ही ये 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिस जो है इस पर्टिकुलर के बेसिस पे आ रहा है, ना कि इस वाले के बेस। तो एट द वेरी स्टार्ट मुझे पहले लगा था कि ये जो दिस है ये इससे रिलेट होता है, पर जब मैंने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा तो यहाँ देखा कि कॉन्स्ट करके हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ही नहीं, इसलिए ये अनडिफाइंड है और इसलिए ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है और ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द बिलो व्यू है जो ऐप है, इसका कोड अभी नहीं देखेंगे, अभी सिंपली हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैपेंस व्हेन द यूजर क्लिक्स गो टू फू, फू पे जाने पे क्या होता है। तो यहाँ देखिए, आप गो टू फू है आपके पास और बगल में आपका राउटर लिंक है। राउटर लिंक क्या करता है कि आपका जो भी लिंक है उस पे व्यू राउटर की मदद से नेविगेट करवा देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोलता है राउटर लिंक टू स्लैश फू, यानी कि ये जो लिंक है ये स्लैश फू के पास जा रहा है और फिर ये राउटर लिंक आ रहा है, राउटर व्यू और राउटर व्यू। तो राउटर व्यू आपका कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा देगा और राउटर लिंक आपको नेविगेट करवा देगा। तो जब आप गो टू फोर पे क्लिक करते हैं या जो भी करते हैं तो यहाँ ये स्लैश फू पे जाता है। स्लैश फू कहाँ डिफाइंड है, स्लैश फू यहाँ डिफाइंड है और इसका क्या है कि कंपोनेंट है फू। अब ये फू कंपोनेंट कहाँ डिफाइंड है, फू कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइंड है। तो ये टेम्पलेट क्या शो कर रहा है, डिफ, तो यानी ये राउट भी कर रहा है और फू भी दिखा रहा है आपको। तो यहाँ ब्राउजर नेविगेट्स टू स्लैश फू एंड डिस्प्ले फू, दिस इज राइट। नेविगेट्स टू स्लैश फू प्लस डिस्प्लेस नथिंग, नहीं, ये तब होता जब यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं डाला होता, लेकिन यहाँ कंपोनेंट डाला गया है इसलिए ये रॉन्ग है। नो मैचिंग राउट, हमारे पास राउट मैचिंग है तो ये हो ही नहीं सकता और चूंकि एक राइट है इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, आपको बस व्यू राउटर का लॉजिक पता होना चाहिए और राउटर व्यू और राउटर लिंक क्या करता है ये पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 102 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 और 103 क्वेश्चन में कंपोनेंट यूजिंग स्लॉट्स। तो अगेन ये क्वेश्चन स्लॉट से बेसिस पे है और स्लॉट के बेसिस पे है तो कुछ चीजें आपको अगेन जाननी होंगी कि स्लॉट किस तरीके से वर्क करता है, उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो अगेन हम कोड पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली ये देखेंगे हाउ डू यू यूज दिस कंपोनेंट टू प्रोवाइड कस्टम टाइटल एंड कंटेंट इन द स्लॉट। क्या यहाँ आपको सिर्फ एक कंपोनेंट दिया हुआ है अलर्ट बॉक्स, ये नेम है कंपोनेंट है ना, इसके अंदर एक टेम्पलेट डिफाइंड है, टेम्पलेट के अंदर आपका लिखा हुआ है div क्लास अलर्ट बॉक्स स्ट्रॉन्ग स्लॉट नेम टाइटल डिफॉल्ट टाइटल स्लॉट स्ट्रॉन्ग एंड फिर स्लॉट डिफॉल्ट कंटेंट स्लॉट। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को देखिएगा तो ये एक नेम्ड स्लॉट, नेम्ड स्लॉट का मतलब ये है कि आपका ये की वैल्यू पेयर की तरह इंटरनली व्यू इसको रख रहा है कि अगर ये की स्लॉट के साथ आता है तो इसके अंदर का कंटेंट दिखेगा। अब इसके अंदर के कंटेंट में भी एक खेला है, ये डिफॉल्ट है एंड डिफॉल्ट से मेरा मतलब है कि अगर आप जब इसको रेंडर करवा रहे हैं HTML के अंदर, जो कि आप इस तरीके से करवा सकते हैं, तो अगर ये स्लॉट के बीच कोई वैल्यू नहीं है जब आप HTML में रेंडर करा रहे हैं तब जाके ये डिफॉल्ट टाइटल दिखेगा। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है स्लॉट के अंदर तो ये डिफॉल्ट टाइटल नहीं दिखेगा, जो कंटेंट स्लॉट के अंदर अवेलेबल है वो दिखेगा। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी चीज, ये स्ट्रॉन्ग है और ये डिफॉल्ट है, ये है आपका अननेम्ड स्लॉट। मींस अगर स्लॉट के बीच कोई नेम नहीं है, जैसे यहाँ हमने नेम के थ्रू किया था ना, तो अगर ये नेम नहीं है तभी जाके ये काम करता है। ठीक है, जब आपका नेम स्लॉट है तो हम लोग इसको मेनली वी स्लॉट की मदद से हैंडल करते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग इसको एज इट इज रहने। यहाँ बोलता है कस्टम टाइटल एंड कंटेंट, तो पहला देखिए अलर्ट बॉक्स टाइटल कस्टम कंटेंट अलर्ट बॉक्स, तो रॉन्ग। आप यहाँ देख सकते हैं कि वी स्लॉट तो है ही नहीं, इसको इग्नोर मार। अलर्ट बॉक्स आपका कंपोनेंट का नेम है जो कि सही है एक तरीके से, क्योंकि हम लोग HTML टैग में इसको यूज कर सकते हैं। स्लॉट नेम टाइटल कस्टम टाइटल स्लैश स्लॉट कस्टम कंटेंट अलर्ट बॉक्स, नहीं, ये भी रॉन्ग है बिकॉज स्लॉट का नेम टाइटल यानी आप सेम चीज उठा के यहाँ डाल रहे हैं, तो फिर अंतर क्या रहा, अंतर कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। मैंने बोला वी स्लॉट यूज करेंगे तो वी स्लॉट हम लोग यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अलर्ट बॉक्स सबसे पहले आपका कंपोनेंट नेम आ गया, अब टेम्पलेट वी स्लॉट कोलन टाइटल, तो ये बताता है कि हाँ मेरा नेम्ड कंपोनेंट टाइटल है, उसको यूज करो। और ये वी स्लॉट जो है ये स्लॉट को डिफॉल्ट दिखाने के लिए, तो वी स्लॉट बेसिकली बाइंड कर रहा है आपके टाइटल को जो भी आपका टेम्पलेट है उससे। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट क्या दिखना है, कस्टम टाइटल। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ देख सकते हैं डिफॉल्ट टाइटल है लेकिन इसके अंदर कंटेंट ऑलरेडी दिख चुका है, तो कस्टम टाइटल हमारा आ गया, वहां पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ये टेम्पलेट यहाँ पे एंड हो गया, वाई एंड हो गया बिकॉज ये जो टाइटल है ये नेम्ड कंपोनेंट है, तो हम लोग उसको बंद करना जरूरी है, नहीं तो ये कस्टम कंटेंट को भी उठा के ले लेगा और हम लोगों को कंटेंट स्लॉट में दिखाना है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे स्लॉट तो लिखा हुआ नहीं, जरूरी नहीं है,
मैंने क्या बोला, स्लॉट के बीच में अगर कोई वैल्यू आ जा रहा है तो वो दिखेगा, लेकिन यहाँ अननेम्ड स्लॉट है यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है, और ये अलर्ट बॉक्स के अंदर ही आ जा रहा है ना आपका कंपोनेंट के अंदर ही, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नॉर्मली यूज कर पा रहे हैं और यहाँ हम लोग कस्टम कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली में आपका स्लैश स्लॉट और स्लॉट के बीच का वैल्यू है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये एग्री, बिकॉज मुझे भी इसको समझने में काफी टाइम लगा था, बट दैट इज द थिंग जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। फिर स्लैश अलर्ट बॉक्स, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप नेम स्लॉट यूज कर रहे हैं HTML के थ्रू, अगर एक टेम्पलेटिंग बना के भी आप काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा वी स्लॉट इज इक्वल टू दैट नेम यूज करना होगा, जो कि की होगा एक तरीके का, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आपके टेम्पलेट में ही दिया रहेगा। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 103 इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। कंसीडर द फॉलोइंग व्यू कंपोनेंट। हमारे पास एक व्यू कंपोनेंट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू यूज दिस कंपोनेंट विद स्कोप्ड स्लॉट। पहली चीज तो ये स्कोप्ड स्लॉट क्या है। सपोज आपका एक वेब ऐप है और ये वेब ऐप में 3 कंपोनेंट है, लेट्स से मैनेजर, यूजर एंड एडमिन, और हर के लिए आप एक डिफरेंट वेब पेज दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन के लिए आप एडमिन डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं जिसमें कुछ अपना लिखा होगा, यूजर के लिए नॉर्मल वाला जो फ्लो है वही दिखाना चाहते हैं, और मैनेजर के लिए जो डेटा को सी कर सकता है बिहाइंड द सीन, क्या स्टॉक आया क्या नहीं आया वो सारी चीजें, वो ये भी एक्सेस कर सकता है और ये भी एक्सेस कर सकता है। एडमिन ही है, सब कुछ इसको मिल जाएगा, राइट। लेकिन इसके लिए क्या आप 3 सेपरेट राउट बनाइएगा या 3 सेपरेट कंपोनेंट बनाइएगा, जरूरत नहीं। आप सिंपली स्कोप स्लॉट में एक डेफिनिट टेम्पलेट डाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं कि अगर वो जो स्कोप है वो मैनेजर है, अगर वो स्कोप है तो यूजर है, अगर वो एडमिन है तो उसके बेसिस पे ये पेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अगेन इसको हम लोग वी स्लॉट के थ्रू ही करेंगे। बस यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है, जो डिफरेंट प्रॉप है जो हम लोग पास कर सकते हैं कि मैनेजर, यूजर, एडमिन, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से पास करेंगे, यूजर होगा, एडमिन होगा, या जो भी आपका वैल्यू है। और फिर इस वाली चीज को आप नॉर्मल HTML टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं या व्यू टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको यूज करने का तरीका है जो भी आपका ये है, सपोज यूजर है तो यूजर डॉट यूजर, कुछ इस तरीके का है ना। तो ये बेसिक थ्योरी था। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास यूजर लिस्ट एक कंपोनेंट है जिसमें डेटा है जो कि रिटर्न कर रहा है यूजर आईडी, जो भी आपका रोल है। तो यहाँ देखिए रोल है, यूजर है, मॉडरेटर है, तो कुछ इसी टाइप का स्टोरी है ना। तो ये यूजर देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ देखिए टेम्पलेट डिव स्लॉट नेम हेडर स्लॉट, तो ये जो स्लॉट है ये तो हेडर कंपोनेंट के लिए आ गया। तो हेडर कंपोनेंट कहीं डिफाइन होगा या नहीं भी होगा, तो जस्ट एक नेम स्लॉट बना दिया हेडर। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बना हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है मतलब कि उसमें कोई नंबरिंग नहीं होगा। लिस्ट आइटम वी फॉर, यानी कि ये फॉर लूप चला रहा है। किस पे फॉर लूप चला रहा है, यूजर इन यूजर्स, यानी कि ये एक वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, 3 वैल्यू होगा, डिक्शनरी है ना, तो उसको हम लोग ले रहे हैं। तो यूजर का एक वैल्यू ये पूरा होगा और बाकी भी इसी तरीके से होगा। फिर कोलन की यूजर डॉट आईडी, किसके बेसिस पे हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा की आईडी। अब ये जो की है ना, ये एक तरीके का प्रॉप है, यानी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस स्लॉट के अंदर, बट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब यूजर डॉट नेम, और ये आपका एक प्रॉप अगेन है और ये सेट हो रहा है यूजर पे, है ना। तो ये जो यूजर है और सेट हो रहा है यूजर पे, तो ये सेट यूजर जो है ये वाला जो आपका है, यानी कि इंडिविजुअली एक एक वैल्यू, वो है ये लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो पास हो रहा है ये पूरा का पूरा आपका अरे वाला है, 1 2 3 जो हमारा यहाँ है ना, वही चीज है। और उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, यूजर नेम निकाल रहा है। तो हर बार ये यूजर नेम अलग अलग दिखेगा, लाइक आरबॉब दिखेगा, बेलीफ दिखेगा, चार जो भी लिखा हुआ है, आई थिंक पोकेमोन का नेम है, वो दिखेगा आपको। और फिर फाइनली आपका स्लॉट, फिर LI, फिर UL, फिर डे, बाकी चीज तो इग्नोर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट वे क्या है इस कंपोनेंट को यूज करने का, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। सबसे पहले एक यूजर लिस्ट बनाइए, उसमें एक वी स्लॉट डालिए और वी स्लॉट के अंदर यूजर डाल दीजिए ताकि हम लोग प्रॉप में पास कर सके। तो ये प्रॉप बस पास हो रहा है यहाँ पे ताकि हम लोग बाद में यूजर को यूज कर सके। एंड ध्यान रखिएगा ये HTML के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ओके। ये डिफरेंट चीज है। टेम्पलेट यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट रोल, तो जैसा मैंने आपको बताया, रोल आप यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, नेम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, टेम्पलेट यूजर लिस्ट, ये खत्म। इस वाले में क्या गलती है, हमेशा यूजर जो आपका कंपोनेंट है उसके ऊपर आप स्लॉट सेट करते हैं ना। तो यूजर लिस्ट आपका कंपोनेंट है तो यूजर लिस्ट के ऊपर आप सेट करेंगे, ना कि आप टेम्पलेट वेम्पलेट पे सेट करेंगे। हाँ, सेम चीज यहाँ भी वही गलती है, तो इसलिए इग्नोर कर दीजिए। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला ये देखिए कि कंपोनेंट के ऊपर भी स्लॉट सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है और मल्टीपल है तो ये देखिए कि ये पास ऑन किस तरीके से हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर वो आपको सही से समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 104 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट इफ एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे आपको दिस का कॉन्टेक्स्ट जरूर आना चाहिए। कॉल प्रॉपर्टी क्या करता है, अप्लाई प्रॉपर्टी क्या करता है, और ऑब्जेक्ट को पास कैसे करते हैं। तो
फंक्शन द फॉलोइंग प्रोग्राम, प्रिडिक्ट द आउटपुट इफ एग्जीक्यूटेड। तो आपके पास एक लेट prop a इज इक्वल टू 10 है, ये ग्लोबल है ना। ग्लोबल मतलब कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इसको यूज कर पा रहे हैं। ये स्कोप्ड है। ऑब्जेक्ट वन एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है prop a, दूसरा प्रॉपर्टी है prop b। prop a जो है ये इस पर्टिकुलर इसके लिए स्कोप्ड है और ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही इनिशिएट होगा। ओके, prop b फंक्शन, prop b जो है वो एक फंक्शन है। फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है आपको, prop a दिस डॉट prop a। तो अगर आप ये prop a क्या है और दिस डॉट prop a क्या है ये समझ गए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। बट लेट्स मूव ऑन। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट टू prop a अगेन 30 है। prop b जो है वो फंक्शन है। लेट फंक्शन एक एरो फंक्शन है, console डॉट लॉग prop a दिस डॉट prop a। अगेन मैं बता दूं एरो फंक्शन होने की वजह से इसका दिस जो है वो डिफाइंड होता ही नहीं है, तो इसको इग्नोर कीजिए और फिर फंक को कॉल कर दे रहा है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज आपका रन होगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मेन चीज आता है यहाँ पे, इसको गौर से देखिए। तो ऑब्जेक्ट टू आपका डिफाइंड है ये वाला, डॉट prop b। prop b आपका है फंक्शन जो कि एक एरो फंक्शन इसके अंदर आ रहा है, यानी इसका दिस डिफाइंड नहीं होगा, जो हम लोग इसको देंगे वही होगा। और उसी का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कॉल, यानी कि हम लोग कॉल कर दे रहे हैं, है ना। तो अब ये जो कॉल है ये आपका दिस का कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा। क्या होगा, जो इसके अंदर जाएगा वही इसका दिस बन जाएगा। तो इसका कॉल का दिस क्या है, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, prop a दिस डॉट prop a कर रहा है ना। तो इससे अब इसको कोई मतलब, खत्म इसका खेला, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट वन से कर दिया है इसको लिंक। तो prop a अगर आप देखिएगा तो ये स्कोप्ड है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट वन के अंदर है ना। तो ये जो है ये इसका दिस बन जाएगा। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये क्या है, ये prop a है, ये नॉर्मल ग्लोबल prop a है। तो ये यहाँ पे 10 हो गया और दिस डॉट prop a आपका क्या है, यहाँ पे दिस डॉट prop a इस वाले ऑब्जेक्ट वन का prop a को रेफर कर रहा है और ये आपका 20 है। तो आंसर हो गया 20। और इसी के साथ जब आप इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो प्रिंट होगा 10, 20। तो दैट इज द आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106। यहाँ क्या बोलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सर्वर डॉट पाई फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम कैशिंग इंपोर्ट कैशिंग फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम। इसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। एप्लीकेशन रन्स ऑन लोकल होस्ट 5000। A clients make two consecutive requests, localhost 5000 data slash Apple within 50 seconds. What will be the approximate absolute difference between their latencies? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली कैशिंग का क्वेश्चन है, बिकॉज मैं यहाँ देख रहा हूँ फ्लास्क कैशिंग इज यूज किया गया। अगेन इसके लिए काफी अच्छा रिसोर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कैशिंग क्या है। तो अज्यूम आपके पास एक वेबसाइट है जिसपे अच्छी ट्रैफिक है, से 5 मिलियन यूजर्स है ना। जब इनका जो रिक्वेस्ट है वो आता है और सपोज आपको सेम पेज बार बार दिखाना है, से यूजर पेज ही दिखाना है ना। यूजर पेज इन द सेंस उसका जो टॉप बार नेविगेशन बार है वो तो सेम ही रहता है, वो तो चेंज होता नहीं है सबके लिए, बस यहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज आ जाते हैं ना। तो आप क्या हर बार सर्वर को रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्या सर्वर उतना फास्ट फास्ट प्रोसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं किसी तरह जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं सेव करूँ। अब ये सेव करूँ, मैं हो सकता है लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव कर सकता हूँ, मैं इसको मैं इनका जो कितना टाइम ये स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट पे वो स्टोर कर लूँ, या फिर लास्ट इन्होंने कब लॉगिन किया था वो सेट कर दूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हर कुछ देर बाद ये चीज हो जाए तो टाइम आउट भी मैं सेट कर सकता हूं, है ना। ये स्टोरेज कहाँ होगा, ये लोकल स्टोरेज हो सकता है जो कि ब्राउजर के अंदर आता है। सेशन स्टोरेज हो सकता है, डीबी स्टोरेज हो सकता है, ये बैकएंड है। इन मेमोरी डेटाबेस स्टोरेज हो सकता है जो कि रेडिस कर रहा है आपके लिए, बिकॉज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये लोग रेडिस कैशे यूज कर रहा है ना, तो रेडिस कर रहा है, तो रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस एनीवेज, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो चेक करेगा क्या इनमें से किसी में भी स्टोरेज में सेव है जहां भी आप सेव कर रहे हैं। अगर होगा तो वो डायरेक्टली उस पेज को रेंडर कर लेगा। आप कई बार देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर कनेक्शन हमारा नहीं होता है या फिर वो साइट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा होता है। तो जब वो दिखाता है ना तो वो ऐसा दिखाता है, डिस्प्लेइंग अ ओल्डर वर्जन, क्लिक हियर टू लोड द करेंट वर्जन, ऐसा करके दिखाता है। वो क्या होता है, वो साइट केस्ड हो जाता है, इवन दो इसकी वजह से आपका मेमोरी बढ़ जाता है। इसका एक डिफॉल्ट एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाइएगा तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा अगर आप करते हैं तो ये देखिए क्या क्या क्लियर कर सकते हैं आप, हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डेटा। कुकीज क्या है, कुकीज आपका कुकीज वो है जो आप लॉगिन और ये सब इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। केस्ड इमेजेस एंड फाइल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इमेज और फाइल्स कैसे होती है, लोकल स्टोरेज पे स्टोर्ड है ना, तो मैं अगर सेट कर देता हूँ तो ये इसको क्लियर कर देगा, ऐसा बोलता है। जैसे फ्रीज अप लेस देन 138 MB, तो इसको हम क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। लोग कई बार कर भी देते हैं और इस वजह से उन लोगों का बहुत साइट कभी कभी स्लो हो जाता है लोड होने में। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ये स्टोरेज ही नहीं होता है तो उनको नया बनाना पड़ता है। तो दिस इज द बेस आइडिया यहाँ। तो वही स्टोरेज आपको
यहाँ पे चेक करेगा और फिर उसको रेंडर करेगा। तो रेडिस जो है वो इन मेमोरी डेटाबेस है। उसका देखिए रेडिस का यूआरएल चल रहा है कैश डिफॉल्ट टाइम ऑफ 300, ये सेकंड्स में होता है बाय द वे, है ना। अब देखिए ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम ऐप डॉट कॉन्फिग फ्रॉम मैपिंग कॉन्फिग कैशे कैसे, तो बस इसको इतना समझ लीजिए कि आप यहाँ रेडिस सेट कर रहे हैं, फ्लास्क सेट कर रहे हैं, बाकी सारा चीज जो मैड 1 और मैड 2 दोनों में आपने सीखा अभी तक, ठीक है। उसके बाद ऐप डॉट राउट डेटा आइटम, तो यहाँ पे ये जो है ये डायनामिक वैल्यू है जो कि हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे, ठीक है। और फिर कैशे डॉट कैश टाइम आउट 100 सेकंड, तो ये 100 सेकंड यहाँ सेट हो रहा है, तो ये डिफॉल्ट टाइम आउट है, बट इसके ऊपर हम लोग एक और टाइम आउट सेट कर रहे हैं 100 सेकंड का, तो यानी 100 सेकंड बाद फिर से ये वापस से डेटा को स्टोर करेगा। फिर गेट डेटा के अंदर टाइम डॉट स्लीप 25, अब ये जो टाइम डॉट स्लीप है यानी कि ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको 25 सेकंड के लिए स्टॉप कर देगा और उसके बाद ये डेटा आइटम को रिटर्न कर देगा और फिर आपका नेम इज इक्वल टू ऐप डॉट रन आ जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ बोलता है क्लाइंट मेक 2 consecutive रिक्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल विद इन 50 सेकंड। इस यूआरएल से हम लोग इस यूआरएल पे जा रहे हैं, तो हम लोगों को देखना है कि अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा देयर लेटेंसी। तो अब एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आपको ऑब्वियसली 25 सेकंड्स वेट करने पड़ेंगे, और ये इसलिए क्योंकि कैश डॉट कैश जो हमारा है वो कैशिंग चेक कर रहा है, बट कैशिंग तो है ही नहीं, तो हम लोग को कैश करना है। तो जब ये डेटा रिटर्न होगा उसी समय ये स्टोर भी हो जाएगा। अब ये रेडिस में होगा या कहाँ होगा ये डिफाइन करते हैं आप, ओके। दूसरी बार जब आप इसको लोड कर रहे हैं तब ये डेटा में ऑलरेडी स्टोर्ड है और ये 100 सेकंड से कम है ना, टाइम कम ले रहा है, 50 सेकंड पे ही ले रहा है, यानी कि 100 सेकंड से कम है, तो ये यही वाला मेमोरी दिखा देगा। तो लोड टाइम कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा 25, तो 25 सेकंड ही आपको मिनिमम लगेगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम में कितना स्पीड अप हो गया, लाइक। तो ये छोटी चीजों पे दिखता है, लेकिन अगर ये बहुत बड़े स्केल पे हो तो ये 25 सेकंड्स पे बहुत मैटर करेंगे आपके, अगर आप डेटा सेट को लोड कर रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स हैं उस पे, तो ठीक है। तो इसलिए 25 सेकंड्स चल जाएगा, 0 नहीं होगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 106 कंप्लीट होना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, और ये क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड when the function is called what will be returned if the request gives a 200 okay, ठीक है। अब इसको देखने से तो डायरेक्टली भी पता चलता है कि यहाँ पे कोई 200 को हैंडल करने का कोड ही नहीं है पूरे इसमें, तो ये एरर थ्रो करेगा या ऐसा कुछ होगा, राइट। लेकिन अगर इसको हम लोग को रन करना हो तो ये कुछ ऐसा होगा। असिंक फंक्शन है, फेच डेटा एक मेथड है, उसके अंदर ट्राई है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फेच एपीआई एग्जांपल कॉम डेटा। ये बोलता है कि ये 200 ओके देता है, यानी कि सब कुछ अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है ना। तो इफ रिस्पॉन्स इज नॉट ओके, रिस्पॉन्स डॉट ओके नॉट, राइट, नॉट ओके, थ्रो न्यू एरर एचटीटीपी एरर। अगर ओके नहीं है तो ओके तो है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। आप कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, ये आपको एक्चुअल डेटा रिटर्न नहीं कर रहा। तो डेटा जो है वो एक प्रॉमिस है, एक तरीके से यहाँ पे प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया था। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको देन यूज करना पड़ता है या फिर अवेट यूज करना पड़ता है। यहाँ चूंकि असिंक है तो यहाँ हम लोगों को अवेट तो लगाना ही पड़ेगा, ये असिंक फंक्शन है, यानी कुछ देर बाद होगा तो ये अवेट लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ अवेट लगाया गया, नहीं लगाया गया, है ना। तो इसलिए ये डेटा अभी भी एक प्रॉमिस है, और चूंकि अवेट नहीं लगाया गया है इसलिए ये पेंडिंग है। अगर अवेट लगाया गया होता तो ये सक्सेसफुली हो जाता और जो भी डेटा आउटपुट आता वो आउटपुट हो जाता। और मान लीजिए अगर ये ओके नहीं होता, कोई और वैल्यू होता, तो हम लोग एरर यहाँ पे सीधे आ जाता एचटीटीपी एरर। अब एरर को कैच करते बेस्ड ऑन दैट, या तो वो नेटवर्क एरर होता है या एचटीटीपी एरर, बट यहाँ पे बोल रहा है ओके हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया जो इस कोड के है, तो उसके हिसाब से ये जो प्रॉमिस है ये पेंडिंग रह जाएगा, और इसलिए ये आंसर सही होगा। ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, और जेसन डेटा आउटपुट आएगा ये तभी आ सकता है जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, तो इसलिए ये भी रॉन्ग। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 107 कंप्लीट हो रहा है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट इफ द कोड रन्स इन ऑन द ब्राउजर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द कंसोल। ये क्वेश्चन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको असिंक कोड कैसे रन करता है वो समझ आ जाए तो। अगर नहीं समझ आता है तो फिर दिक्कत होगी। इसके लिए मैं बहुत अच्छा रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से ये पूरा फ्लो फॉलो होता है, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ कोई असिंक्रोनस कोड नहीं है ना, console.log ये सिंक्रोनस कोड होता है, यानी कि एक के बाद ही ये, मतलब जब ये रन होगा तो ये कंप्लीट होगा तभी जा करके हम लोग नेक्स्ट यूज कर सकते। सेम चीज यहाँ सिंक्रोनस कोड के लिए। फिर आता है सेट टाइम आउट console.log वेरिएबल 2, ये असिंक्रोनस कोड है। वाई, बिकॉज सेट टाइम आउट जो है वो टाइम आउट सेट कर रहा है कि कुछ देर तक, और ये टाइम आउट कितना सेट हो रहा है, ये टाइम आउट ये वाला सेट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, बिकॉज इसके अंदर आप एक और सेट टाइम आउट लगा रहे हैं ना, तो ये टाइम आउट सेट हो रहा है। तो ये 2 सेकंड्स के लिए मान लीजिए,
ना। और उसके अंदर जो सेट टाइम आउट है ये भी एक असिंक्रोनस कोड है, लेकिन ये सिर्फ 500 मिली सेकेंड्स के लिए। अब कॉमन थॉट प्रोसेस होगा 500 मिली सेकेंड्स पहले होता है, तो हो ना हो ये पहले आंसर आना चाहिए, मतलब वेरिएबल 3 पहले आना चाहिए वेरिएबल 4, बट ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल 2 पहले आएगा। क्यों आएगा वो आपको समझना होगा, वो फ्लो अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं ओवरव्यू ट्राई करता हूँ समझाने का, बट अगर नहीं हो तो जो रिसोर्स दे रहा हूँ उससे देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हमेशा एक कॉल स्टैक होता है, एक वेब एपीआई होता है और एक टास्क क्यू। तो ये वेब एपीआई है, यहाँ पे कॉल स्टैक है और ये टास्क क्यू। अब जो आपका नॉर्मल सिंक्रोनस कोड है वो कॉल स्टैक से होकर के, चूंकि वेब एपीआई नहीं है तो सीधे रन होगा, आउटपुट दे देगा। लेकिन जब असिंक्रोनस कोड की बारी आती है तो वो क्या करता है, वो वेब एपीआई को कैप्चर करता है और वेब एपीआई का पूरा फंक्शन कॉल इधर पुट कर देता है। यानी कि सेट टाइम आउट के अंदर का जितना पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा, ये जो कॉल बैक है यहाँ पे, ये उठा करके यहाँ डाल देगा। तो ये V2 इधर चला गया, C.L मतलब console.log V2 कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये console.log जो है, इसके अंदर का जो ये कॉल बैक है ना, ये कॉल बैक हट जाएगा और ये console.log इस टास्क क्यू में चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए इससे पहले ये भी है ना, तो इसीलिए आउटपुट में V1 और V4 तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों सिंक्रोनस कोड है, तो ये दोनों तो पहले ही आ गए। अब बचे ये, तो टास्क क्यू में 2000 सेकंड भले है लेकिन ये पहले आ गया है ना। अब फिर हमारा ये वाला जाएगा, ऑब्वियसली ये असिंक्रोनस कोड 2 है, ये उठेगा और इसके अंदर क्या रहा है, आप ध्यान रखिए, ये इस कोड का अंदर है और फिर इस कोड के अंदर ये है ना। तो ये असिंक्रोनस कोड जो है, ये वेरिएबल 3, इससे पहले एक सेट टाइम आउट और लगा हुआ है ना, सेट टाइम आउट लगा है, तो ये पूरा सेट टाइम आउट उठ के यहाँ चला जाएगा। ये टास्क क्यू 2 है और ये चीज इधर उठ के आया, इसलिए V3 जो है वो पहले प्रिंट हो गया, क्योंकि console.log अकेला है, तो V3 यहाँ प्रिंट हो गया। और जब V3 प्रिंट हो गया, अब आपका टास्क क्यू खाली है, तो आप ये वाला उठा करके यहाँ डालेंगे। अब इसके अंदर का ये वाला पार्ट जो है ना, उठ करके वेब एपीआई में गया, वेब एपीआई से फिर यहाँ आया और फिर फाइनली प्रिंट होगा, तो ये V4 हो जाएगा, सॉरी ये V4 हो जाएगा। हाँ, ये V3 हो जाएगा और ये V4 है, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, V1 V4 V2 तो एंड ऑफ द डे इसका माजरा ये है कि अगर आपके पास एसिंक्रोनस कोड है तो उसके अंदर का जो लास्ट एलिमेंट है, जहां से वो आउटपुट रिटर्न कर रहा है या कोई और चीज डेटा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको अकेला कर दो और फिर उसको टास्क क्यू में भेज करके काम करो। जितना जल्दी वो अकेला होगा उतना जल्दी वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल 2 ज्यादा जल्दी अकेला हो रहा है कंपेयर टू वेरिएबल 3, इसलिए ये जो आंसर होगा, डिस्पाइट ये 2000 सेकंड यानी 2 सेकंड पूरा यानी ज्यादा है, फिर भी इसका आंसर होगा 142, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे भी दिखाया है ना। ये कोड आपको समझना पड़ेगा, ये फ्लो मैं जो रिसोर्स दे रहा हूँ उससे देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 109, एक थ्योरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन। इसमें मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपने जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेट नहीं किया है कभी तो ये क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बट जनरल फ्लो समझ लीजिए काफी इजी है, थ्योरी ही यहाँ से सीख लीजिए सबसे बेस्ट। क्लाइंट जो है वो क्रेडेंशियल भेजता है, यानी कि यूजर लॉगिन डेटा और पासवर्ड, सर्वर वैलिडेट करता है कि हाँ ये यूजर एग्जिस्ट करता है मेरे सिस्टम में, और रिस्पॉन्ड करता है एक जेडब्ल्यूटी टोकन से, जावा वेब टोकन या जो भी उसका नाम है। ठीक है, ये टोकन बहुत जरूरी है, ये बताता है कि हाँ मैं वैलिड यूजर, और क्लाइंट स्टोर करता है इस जेडब्ल्यूटी फ्यूचर प्रोसेस के लिए। अगर ये स्टोर नहीं करेगा तो हर बार जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लाइंट सेंड्स जेडब्ल्यूटी विद ईच रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट क्या करता है, जेडब्ल्यूटी भेजता है, जब भी वो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है तो जेडब्ल्यूटी के टोकन भेजता है साथ में कि हाँ मैं इसका पार्ट हूँ, मैं वैलिड हूँ और मुझे एंट्री दो। तो बस यही आपका खेला है, इसको समझ गए तो हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, क्लाइंट से क्रेडेंशियल, सर्वर वैलिडेट्स एंड स्टोर सेशन आईडी। सेशन आईडी नहीं, वो जेडब्ल्यूटी टोकन बात हो रहा है, हम लोग का ऑथेंटिकेशन, तो सेशन आईडी क्यों स्टोर करेगा, इसलिए रॉन्ग है। क्लाइंट से जेडब्ल्यूटी, क्लाइंट सीधा जेडब्ल्यूटी भेज दिया, वाह सर्वर वैलिडेट ही नहीं किया और कुछ भी हुआ नहीं और सीधा जेडब्ल्यूटी, इसलिए रॉन्ग है। सेम चीज के लिए दूसरा वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बाद में आता है, हमेशा इसका सिंपल सा आंसर ये है, जो सबसे लंबा प्रोसेस फॉलो करेगा वही आंसर होगा, क्योंकि हमेशा ये सब चीज ओवर कॉम्प्लिकेटेड होता है ताकि हैकिंग थोड़ा हार्ड हो जाए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 110 पे। 110 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगेन। Consider below course enable Flask app if Vue.js front end simulation will run on 2000 tries to fetch the data, what will happen। ठीक है, अब कोर्स के बारे में एक चीज जान लीजिए कि कोर्स बेसिकली एक ऑट सिस्टम नहीं है, वो कौन सा रिसोर्स आपका सर्वर एक्सेस कर सकता है ये डिफाइन करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपका सर्वर रन हो रहा है, उस पर मल्टीपल लोग एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर क्या हो रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो
बहुत सारा जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो स्केल कर देता है। स्केल किया यानी कि उसका सारा डेटा वाटा जो भी रैम वैम है सब कुछ अपग्रेड कर दिया अपने आप, जिसको ऑटो स्केलिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद आपको एक भयानक बिल आ जाता है, और ये बेसिकली डीडॉस अटैक के थ्रू ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आपको इससे बचने की जरूरत होती है, तो आपको कोर्स इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ कोर्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैंने कॉमन केस बताया जहाँ पे इसका सबसे ज्यादा यूज देखती है। तो कोर्स बेसिकली बस इतना करता है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑरिजिन को अलाउ करता है जो कि उसमें डिफाइंड होता है। अगर वो ओरिजिन डिफाइंड नहीं है तो गड़बड़ है। अब ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो जो प्रोटोकॉल है जिससे वो कॉल आ रहा है वो सेम होना चाहिए, उसका जो पोर्ट है वो सेम होना चाहिए, और जो उसका यूआरएल है वो डिफरेंट हो भी चलेगा लेकिन उसका पोर्ट सेम बेसिकली। ठीक है, एंड दिस इज मोनली अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं लोकल होस्ट में। अगर आप लोकल होस्ट पे नहीं है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से सर्वर हैं, क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। कोई मेल सर्वर हो सकता है, कोई आपका व्हाट्सएप का सर्वर हो सकता है, नोटिफिकेशन दे रहा है, ये सब तो उन सबको भी आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको जब आप एक कोई बहुत बड़ा फुल फ्लेश्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां देखने को मिलता है। ऑब्वियसली इस तरीके का नहीं होता, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट हाँ आपको देखने को मिलेगा। वो नहीं तो जैंगो इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका मेनली जो कोर्स है ये फ्लास्क कोर्स से आता है, और कोर्स के अंदर ऐप होता है, रिसोर्सेस होता है। अब रिसोर्सेस के अंदर ये ओरिजिन्स है ना, तो आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं? एचटीटीपी लोकल होस्ट 5000, राइट? आपका पोर्ट क्या है? 5000। तो अगर कोई इस 5000 पोर्ट पर रिक्वेस्ट करेगा तभी जाके आपको डेटा को भेजना है। अगर डेटा अगर कहीं और भेज रहा है तो आपके सर्वर को उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर। ठीक है, और ये एक एपीआई के थ्रू हो रहा है, इसलिए एपीआई स्लैश स्टार है। स्टार का मतलब एवरीथिंग होता है। अब ये देखिए, ऐप डॉट राउट एपीआई स्लैश डेटा डेटा रिटर्न मैसेज हेलो फ्रॉम फ्लास्क। आइडियल के सिनेरियो में डायरेक्टली आप आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलता है? लोकल होस्ट 3000। मैंने अभी बताया पोर्ट सेम होना चाहिए, पोर्ट सेम नहीं है यानी कि कोर्स सीधे रिजेक्ट कर देगा आपका, यानी अनऑथराइज्ड है, इसको मैं एक्सेस नहीं दे सकता अपने डेटा का, तो मैं हेलो फ्रॉम फ्लास्क दिखा ही नहीं सकता हूँ आउटपुट में। तो ये वाला पूरा पार्ट नल एंड वाइड हो जाएगा सीधे, और यहाँ आ जाएगा रिक्वेस्ट विल बी ब्लॉक ड्यू टू कोर्स पॉलिसी। ये बस एक थ्योरी है, बट इसका जो एरर कोड होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। तो कोर्स रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी ऐसा करके कुछ लिखा होता है, उसको आप करके देखिएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट विल सक्सीड इन रिटर्न हेलो फ्रॉम फ्लास्क, ये रॉन्ग हो जाएगा। रिक्वेस्ट विल फेल बिकॉज यूजेस नहीं, यूजेस सपोर्ट करता है कोर्स फ्लास्क के थ्रू, इसलिए बहुत ईजी है यूज करना, इसलिए रॉन्ग। सर्वर विल क्रैश ड्यू टू इनकरेक्ट कोर्स सेटिंग, नहीं कोर्स सेटिंग तो एकदम सही है। हमारा आर है, एपीआई है, फिर ओरिजिन हमने सेट कर दिया है। अगर मल्टीपल ओरिजिन होंगे तो आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे या फिर मल्टीपल बार डिफाइन करेंगे। ओके, तो वो भी सही है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 110 कंप्लीट हो, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। कंसीडर द व्यू बिलो व्यू एक्स सेटअप। अगेन आपका व्यू एक्स का खेला आ चुका है। यहाँ पे अगेन आपको सब कुछ फॉलो करना है, और यहाँ पे बोलता है व्हाट इज द लॉक टू द कंसोल इमीडिएटली आफ्टर डिस्पैचिंग द एक्शन। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था थोड़ी देर पहले एक्शन के बारे में। एक्शन असिंक्रोनस होते हैं, यानी कि कोड रन करो और उसका आउटपुट थोड़ी देर बाद मिलेगा। और दूसरी चीज, एक्शन डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो म्यूटेशंस के थ्रू चीजों को चेंज करते हैं। तो जब भी आप एक्शन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप म्यूटेशन जरूर देखेंगे। ओनली सम केसेस में एक्शंस में म्यूटेशंस की जरूरत नहीं है, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। यार देखिए, व्यूएक्स स्टोर है स्टेट का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब बोलता है अगर आपका डिस्पैच कर रहे हैं हम लोग एक्शन, राइट? तो एक्शन अगर हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात तो असिंक हो रहा है, यानी कि असिंक कीवर्ड है। उसके बाद अपडेट वैल्यू कमिट न्यू वैल्यू अवेट फेच डेटा। अबे फेच डेटा कहाँ है? फेच डेटा यहाँ फंक्शन है। फंक्शन क्या है? अगेन एक प्रॉमिस है जो कि 2 सेकंड पे रिजॉल्व होगा और उसका आउटपुट होगा 42। ठीक है, और ये 42 फिर इन टर्न कमिट होगा सेट वैल्यू न्यू वैल्यू पे, और ये सेट वैल्यू फिर कॉल होगा यहाँ पे, और वैल्यू जो है उसका पेलोड का जो भी वैल्यू वैल्यू यहाँ पे है तो वैल्यू 42 होगा। लेकिन ये तब होगा जब ये 2 सेकंड पार हो जाएगा, ये तब नहीं होगा जब आपका डिस्पैच हुआ है तुरंत एक्शन। 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और ये बोल रहा है इमीडिएटली तुरंत बाद, तो उस समय ये वैल्यू 0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पे, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा फ्लो में फॉलो करते रहना। तो इसलिए ये आंसर 0 होगा, ना कि 42 होगा। अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं होगा, एक्शन डिड नॉट रिजॉल्व ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये रिजॉल्व हो रहा है। अवेट अगर नहीं होता जैसे पहले एक केस में था तब ये प्रॉब्लम हो जाता, वो रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 111 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। टू बी फ्रैंक, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन का मैंने कोड अपना रन करके देखा हुआ है,
और इसका आंसर जो है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है, इसमें से एक भी आंसर नहीं है। इनफैक्ट इसका आंसर नन ऑफ दीज़ होना चाहिए, ना कि कोई ये वाला आंसर, ठीक है? बट मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास एक अल्फा है, जो कि एक अरे है, उसमें मैप कर रहे हैं पावर 3, तो अब सबको पावर 3 दे रहा है, ठीक है? तो पहला वैल्यू हो जाएगा 27, 7 का जो भी होगा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? उसके बाद आप फिल्टर कर रहे हैं, अगर y मॉड्यूलो 7 है, अगर वो स्ट्रिक्टली 6 है, स्ट्रिक्टली 6 का मतलब क्या है? यहाँ पे वैल्यू भी 6 होना चाहिए और उसका डेटा टाइप भी इंट होना चाहिए, या फिर वो मॉड्यूलो 5 है और वो डेटा टाइप भी इंट है और वैल्यू 4 है, तब उनको कलेक्ट कर लो। तो मॉड्यूलो हमेशा रिमाइंडर लेता है, और जब ये हो जाए उसमें से फिर टॉप 3 को ही निकाल लो, 0 2 3। तो इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इसका आंसर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इन सबका मिक्स आ रहा है कुछ, तो ये नन ऑफ दीज आंसर एक्चुअली होगा। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछता है, इफ यू ओपन index.html in a browser, approximately how long will it take for the second fetch call this particular one to complete and log the data to the con? ठीक है, तो सेकंड फेच कॉल ये है और फर्स्ट फेच कॉल ये वाला है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन सारे के सारे पे है, और यहाँ कोर्स इंप्लीमेंटेड नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव यूज्ड इट, बट एनीवेज इन्होंने अलाउ कर दिया है, मतलब सारे के सारे डाल सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे तो कोई इशू आ नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं, स्लो 1 और स्लो 2 बोल रखा है ना, स्लो 1 ये है, स्लो 2 ये है। अब ऐप डॉट राउ एपीआई स्लो 1 डेफ स्लो एपीआई 1 टाइम डॉट स्लीप 15, यहाँ 15 सेकंड वेट करो, और फिर स्लो फ्रॉम 1 ये आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एपीआई 2 टाइम डॉट स्लीप 25 यानी 25 सेकंड और वेट करो, स्लो फ्रॉम एपीआई टू 0 एक्सेस कंट्रोल। और ये जो है ये थ्रेडेड है आपका फॉल्स, और यहाँ पे खेला हो जाता है। बाय डिफॉल्ट फ्लास्क जब रन होता है तो वो थ्रेडेड मोड में होता है, यानी कि अगर एक रिक्वेस्ट चल रहा है तो पैरेलली दूसरा रिक्वेस्ट भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉल्स है, इसका मतलब पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा, नहीं तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा। तो अगर पहले वाले को देखें तो ये 15 सेकंड ले रहा है आउटपुट देने के लिए, ताकि वो डाटा को रिटर्न कर सके और फिर यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स और फेच वो जो भी कर रहा है वो आउटपुट दे सके रिजल्ट में। और दूसरे वाले में 25 सेकंड ले रहा है, तो ये टोटल कितना ले रहा है? ये 40 सेकंड टोटल ले रहा है ना। तो जब आपका आउटपुट इसके बाद वाला आउटपुट डिफाइन करने बोल रहा है और ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये टोटल 15 प्लस 25 सेकंड लेगा, उसके बाद ही ये करेगा कि 15 सेकंड पे आपका ये आउटपुट आ जा रहा है और 25 सेकंड के बाद आपका ये आउटपुट आ रहा है, तो दोनों ब्लॉक है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया 40 सेकंड, तो आंसर कितना होगा 40। आई होप आप इसको समझ गए, ये ज्यादा कुछ लफड़ेदार क्वेश्चन नहीं था, बस आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये थ्रेडेड क्या कर रहा है। अगर ये ट्रू होता तो ये आंसर डिफर हो जाता। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 103 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। Next question is question number 114. तो 114 में consider the following view app in script.js and index.html. script.js app 1 new view जो भी है आपका लॉजिक। अब हम लोग को देखना है कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। What will be rendered on the browser? ये क्वेश्चन एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है मेरे ख्याल से, अगर आप देखिए तो। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर होता है या पैरम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस तरीके से रेंडर हो रहा है वो इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आपको फ्लो के साथ जाना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप 1 है, कॉन्स्ट ऐप 2 है, न्यू व्यू EL ऐप 1 EL ऐप 2। डेटा क्या है? वैल्यू 1 है Vue.js और वैल्यू 2 है फ्रंट एंड। ऐप 2 में न्यू व्यू 2 EL ऐप 2, तो डेटा वैल्यू 3 है जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे आप आईडी क्या कर, आईडी आपका पहला है ऐप 2। ऐप 2 के अंदर आप किसको फेच करने की कोशिश कर रहे हैं? वैल्यू 1 को। क्या वैल्यू 1 कहीं भी डिफाइंड है आपका ऐप 2 के अंदर? नहीं, तो ये हो गया एम्प्टी, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक डिव बना रहे हैं जिसका आप आईडी डाल रहे हैं ऐप 1 और उसका वैल्यू फेच करने का हो रहा है वैल्यू 2। क्या ऐप 1 के अंदर वैल्यू 2 है? डेटा प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू 2 है, तो इसका क्या वैल्यू आ गया? जो इसका वैल्यू यानी फ्रंट एंड, मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डिव है ये ऐप 2 का यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अब पेरेंट डिव कौन सा चल रहा है हमारा? ये वाला है ना, यानी कि जो मेन डिव चल रहा है वो ऐप 2। अब इसके अंदर कौन सा हम लोग का वैल्यू आ रहा है? वैल्यू 3। क्या वैल्यू 3 है यहाँ पे? तो है, तो ये हो गया आपका JS। तो व्हाट विल बी रेंडर्ड ऑन द ब्राउजर? फ्रंट एंड एंड जावास्क्रिप्ट। फॉर्मेटिंग का इशू है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सिंगल वैल्यू नहीं डिस्प्ले होगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यू डिस्प्ले होगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ, ये होता अगर ये ऐप 1 देन ये वाला वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये
बन रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको थोड़ा सा यही समझना है कि फ्लो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा 14 भी कंप्लीट होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग व्यू ऐप एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। ये आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्लॉट दिया हुआ है, कॉन्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है, माई कॉम्प दिया हुआ है, माउंट कर रहे हैं आप ऐप को, एंड व्हाट विल द आउटपुट ऑन द ब्राउजर। तो ब्राउजर के अंदर क्या कंपोनेंट होगा, तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप एक कंपोनेंट के अंदर जा रहे हैं तो ये एज अ होल ट्रीट होता है। अगर ये माउंट किया गया है तो आपका आईडी ऐप है, उसके अंदर एक माई कंपोनेंट आप एक बना दे रहे हैं स्लॉट टाइप का, उसके अंदर स्लॉट डाल रहे हैं हेलो फ्रंट एंड हेलो व्यू जेएस, और ये तभी काम करेगा इसके अंदर का वैल्यू जब ऐसा कुछ एचटीएमएल या टेम्पलेट में यूज हो रहा होगा, स्लॉट स्लैश स्लॉट, यानी अंदर का वैल्यू बीच में गायब है। और अगर ऐसा होगा तो ये पूरा का पूरा उठ करके इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक उठ के जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टेम्पलेट स्लॉट स्लैश स्लॉट यानी एम्प्टी है, मतलब ये पूरा का पूरा उठ के एक बार में यहाँ पे आ गया, क्योंकि ऐप है ये हम लोग माउंट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं माई कंपोनेंट, और जैसा मैंने बताया माई कंपोनेंट है तो पूरा का पूरा उठ करके यहाँ आ रहा है, तो जो एम्प्टी स्लॉट है यहाँ पूरा का पूरा उठ के एक बार आ गया, और दूसरी बार भी ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि हेलो फ्रंट एंड हेलो व्यू जेएस, हेलो फ्रंट एंड हेलो व्यू जेएस, इस टाइप का कुछ आउटपुट आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है हेलो फ्रंट एंड हेलो व्यू जेएस, हेलो फ्रंट एंड हेलो व्यू जेएस है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि जब भी आप कंपोनेंट टैग के अंदर सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं जो कि आप कस्टमली बना रहे हैं, तो उसके अंदर का पूरा कंपोनेंट उठ करके स्लॉट में आता है, ना कि सिंगल वैल्यू। हाँ, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 116, कंसिडर द बिलो फ्लास्क implementation with JWT based authentication। ठीक है, कर लिया। If Vue.js client sends this request 15 seconds after login, what will response it will receive? Assume the token is sent which was received from login। तो JWT का ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, नहीं तो आप एक बार JWT का रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखना है कि फेच रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं स्लैश प्रोटेक्टेड राउट पे, तो सीधे प्रोटेक्टेड राउट पे चलिए। हमने प्रोटेक्टेड राउट पे गए, यहाँ मेथड गेट है और इसमें बोलता है रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट गेट ऑथेंटिकेशन स्प्लिट 1 JWT डॉट डिकोड, JWT डॉट डिकोड यानी कि जरूर कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर हुआ होगा टोकन, राइट। तो JWT टोकन जनरेट टोकन से आया, ठीक है। लेकिन ये जनरेट टोकन कहाँ, जनरेट टोकन यहाँ पे डिफाइंड है इस वाले पार्ट में। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हैं कि जब JWT इनकोड कर रहा है तो यूजर तो डिफर कर रहा है, साथ साथ ही EXP डाल रहा है। EXP का मतलब होता है एक्सपायरी, एक्सपायर कब कर रहा है हमारे टोकन, तो डेट टाइम तो UTC-9 करंट टाइम को दिखा रहा है, ठीक है, प्लस डेट टाइम तो टाइम डेल्टा 10 सेकंड, तो मतलब जो भी आपका करंट टाइम है, लेट्स से अभी 10:10 हो रहा है, तो इसमें और 10 सेकंड्स ऐड हुए तो ये 10:20 में एक्सपायर कर जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसमें फिर सीक्रेट की डाल रहा है, एल्गोरिदम कौन सा है जिससे इनकोड करना है, वो सारा चीज ये डाल रहा है, ठीक है। तो ये डेटा अवेलेबल ही नहीं रहेगा क्योंकि आप 15 सेकंड बाद लॉगिन कर रहे हैं, और 15 जो होता है वो 10 से ग्रेटर होता है, यानी कि ये डेटा दोबारा आना चाहिए। ये डेटा अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आफ्टर लॉगिन बोल रहा है ना, तो यानी कि लॉगिन करने के बाद अगर 15 सेकंड बाद आप कर रहे हैं तो ये डेटा 10 सेकंड में ही खत्म हो चुका है, तो 15 आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको डेटा मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो एक टोकन एक्सपायर्ड का मैसेज आपको तुरंत आ जाएगा, क्योंकि एक्सपायर्ड सिग्नेचर एरर आ जाएगा तुरंत। इनवैलिड टोकन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आपके पास JWT टोकन जो है वो एक बार ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपका कुछ इशू रहता, आपके पास ऑलरेडी टोकन रहता और फिर आप इसके अंदर जा रहे होते और फिर आपका कुछ इशू आ रहा होगा टोकन में, एक दो वैल्यू एरर हो जाता है कभी कभी किसी वजह से, मैनुअली भी अगर कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप टर्मिनल से करते हैं ना, तो वो आप करने जाते तो यहाँ पे ये एरर दिखाता। बट यहाँ 401 तो एरर टोकन एक्सपायर्ड वाला एरर थ्रो करेगा। एरर टोकन एक्सपायर्ड 401 दिखाना चाहिए था बट नहीं दिखाता, बट एनीवे समझने के लिए काफी है। तो आप ये देख सकते हैं एरर टोकन एक्सपायर्ड, ये वाला पार्ट आ गया। अब देख सकते हैं आपको पूरा कोड देख करके इंटरप्रेट होने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चन पे जाइए और देखिए कि आपको क्या क्या करना है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट को फेच कीजिए और फिर उसके ऊपर फिर बिल्डअप करना शुरू कीजिए। अल्टीमेटली अगर आप लाइन में लाइन रन करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो इजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 116 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है और ये एक बेसिक थ्योरी व्यू का क्वेश्चन है। इसमें पूछता है Vue.js का फॉर डायरेक्टिव किस काम आता है। तो फॉर डायरेक्टिव का दो काम है, पहला लूपिंग, दूसरा इंडेक्सिंग। फॉर को दो तरीके से यूज करते हैं, अगर आप लूप के अंदर यूज कर रहे हैं तो आप आइटम कॉमा इंडेक्स यूज कर सकते हैं, और अगर सिंपली आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो आप आइटम
इन जो भी आपका वैल्यू है वो कर सकते हैं। याद ये रखना है कि आपको इसके साथ हमेशा इन यूज करना है, एज और ऑफ यूज नहीं करना है, या कुछ और भी ऐसा यूज नहीं करना। ठीक है, तो ऑफ और एज ऐसे ही कट जाएगा, आइटम ऑफ अरे भी नहीं रहेगा। तो आइटम इन अरे ये एक करेक्ट सिंटैक्स है, और आइटम कॉमा इंडेक्स इन अरे। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंडेक्स है ये की का काम करे, ठीक है, और ये आइटम जो है ये वैल्यू का काम करे, जो कि आइटरेटर होता है एक तरीके, ठीक है। तो आइटम जो है वो सारे अरेज के वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जो इंडेक्स है ये ट्रैक रखता है इंटरनली कि कौन सा इंडेक्स जा रहा है। तो अब एक तरीके से दोनों चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं साइमल्टेनियसली, जो पाइथन में आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। 117 इसके साथ कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 118 एक थ्योरी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग GraphQL ओवर REST API। तो रेस्ट में एक बहुत बुरी बात होती है कि वो पूरा का पूरा डेटा रिटर्न करता है, और अगर आपका यूजर बेस लाइक 10 मिलियन का है तो हर बार अगर आप डेटा रिटर्न करवाएंगे तो उसमें फिर आपको टाइम लगेगा, और प्लस उसका पार्सिंग का टाइम भी ऐड कर दीजिए। तो GraphQL उससे निकल जाता है, वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से एक तरीके से फॉलो करता है, तो सीधे पिन पॉइंट कर सकता है कि किस लोकेशन पे आपको यूज करना है, और उसके बेसिस पे आप चीजों को फेच कर पाएंगे और डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी सिर्फ आप एक सीधे पिन पॉइंट कर सकते हैं, आपको बार बार फेच करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको सारा डेटा मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप उसको रेंडर भी करवा पाएंगे यूजर को। GraphQL का मैं काफी यूज ब्लॉकचेन में देखा हूँ, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर आपका जो टोकन प्राइसेस होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तुरंत तुरंत आपको दिखाना होता है, तो ओवर फेचिंग अगर कीजिएगा तो वहां फंस जाइएगा, राइट, क्योंकि फेच करने के बीच में ही प्राइस चेंज जाएगा। तो एट द रियल टाइम अगर आपको दिखाना है तो GraphQL काफी अच्छा है उसके लिए। ठीक है, तो इट अलाउज क्लाइंट टू फेच ओनली रिक्वायर्ड फील्ड्स, रिड्यूसिंग ओवर फेचिंग। बिल्कुल सही है, ये GraphQL अलाउ करता है, ना कि REST। ठीक है, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। रॉन्ग, GraphQL के अंदर भी आप सेम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, सो रॉन्ग। ये इट इम्प्रूव्स डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, काइंड ऑफ राइट बट नॉट एक्चुअली राइट, अगर आप एक्सप्लिसिटली सेट नहीं करते हैं चीजों को, इम्प्लिसिटली इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। इट इन्फोर्सेस अ स्ट्रिक्ट एपीआई रिस्पांस फॉर्मेट। नहीं, GraphQL इनफैक्ट आपको लंबा चौड़ा डेटा भी दे सकता है, छोटा डेटा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, और ये HTTP फॉर्मेट के रिस्पांस को ही सिर्फ फॉलो नहीं करता, और भी तरीके के इसको करता है, तो इसलिए इट इन्फोर्सेस अ स्ट्रिक्ट एपीआई रिस्पांस फॉर्मेट भी रॉन्ग होगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सजेस्ट करूंगा, जितनी भी चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं उसको जरूर अप्लाई करके देखिए, समझिए, तब जाके ये सही चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 119। तो which of the following statement are true regarding event loop in JavaScript। तो event loop क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में एक फ्लो समझाया, गो बैक टू क्वेश्चन, ये पूरा प्रोसेस जो है यही है इवेंट। और ये क्यों किया जाता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, तो इसमें पैरेललिज्म या कॉन्करेंसी करना थोड़ा हार्ड है। तो इस तरीके के प्रोसेस से आपको एक फॉल्स इल्यूजन दिया जाता है कि ये पैरेलली काम कर रहा है या वेट कर रहा है, सिंक का वेट जो है वो पैरेलल कॉल्स कर रहा है, सिंक्रोनसली काम कर रहा है, जबकि ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा है। ये इस तरीके का लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम यूज करते हैं लाइक रस्ट या गो, तो ये एक्चुअली पैरेलली काम करेगा। इट विल बी वेरी गुड एंड वेरी फास्ट एज वेल। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, द इवेंट लूप allows JavaScript to perform non-blocking operations despite being single-threaded। ऐसा मैंने भी बताया, non-blocking operation करना पड़ता है, इसके लिए लंबा चौड़ा खेला है। दूसरा चीज, callbacks from set timeout are placed in task queue and executed after call stack is empty। ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको दिखाया था ये चीज जब मैं यहाँ पे बता रहा था कि वो जो हम लोग empty ब्रैकेट बना रहे हैं वो एक तरीके का कॉल बैक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जब ये टास्क यहाँ पे है आपका टास्क क्यू में, और जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो रहा है तब हम लोग असिंक्रोनस टास्क को पुश कर रहे हैं, पहले हम लोग मेन वाले टास्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं, राइट। तो वही चीज वो वहां पे बोल रहा है कि आप पुश कर रहे हैं जब आपका कॉल स्टैक एम्प्टी है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और कॉल बैक क्या था, याद है आपको, ऐसा टाइप का था, है ना। ये जो पार्ट था ये था आपका कॉल बैक, ये एम्प्टी है, मतलब ये कुछ रिटर्न करेगा, हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट बस समझ के मान लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग फ्लो कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका, जब आपने सेट टाइम आउट किया तो कॉल बैक आया, तो वो कॉल बैक जो है ये टास्क क्यू में जाएगा, और जैसे कॉल स्टैक एम्प्टी होगा उसको रन हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर कोई और सेट टाइम आउट और ये सब है तो फिर वो प्रोसेस करता रहेगा। 8 है तो 8 बार करेगा, और 9वीं बार जाकर के वो आउटपुट देगा, जो मैंने आपको पहले भी समझाया, राइट। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, बिकॉज इवेंट लूप जो है वो सेपरेट थ्रेड में चल ही नहीं सकता जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड ऑपरेशन है, इसलिए ऑल ऑफ दीज रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अगर क्वेश्चन नंबर 119 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 120। ये क्वेश्चन Vuex स्टोर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, और मेनली फोकस्ड है आपके म्यूटेशंस और स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या। व्हाट विल बी द डिस्प्लेड इन प्लेस होल्डर वैल्यू काउंट
ऑन द ब्राउजर आफ्टर क्लिकिंग इंक्रीमेंट बटन 3 टाइम्स, मतलब कोई इंक्रीमेंट बटन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास एक Vuex स्टोर है जिसके अंदर एक स्टेट है, स्टेट के अंदर एक वेरिएबल है काउंट, ये डेटा है मेनली। फिर म्यूटेशंस आ जाता है जो कि डायरेक्टली स्टेट को चेंज करने की ताकत रखता है, और यहाँ पे एक मेथड डिफाइंड है इंक्रीमेंट, जो कि ये स्टेट करंट स्टेट को ले रहा है और उसमें स्टेट का वैल्यू को में जो काउंट वेरिएबल है उसको एक वैल्यू ऐड करा, मतलब पहले 0 प्लस तो ये 1 हो जाएगा इस टाइप, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है एंड द बिलो व्यू कंपोनेंट, ये आपका टेम्पलेट है जिसके अंदर एक काउंट वेरिएबल है और इसके अंदर एक इंक्रीमेंट बटन है। यही इंक्रीमेंट बटन को दबाया गया, इंक्रीमेंट बटन को दबाया गया तो ये क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट एट द रेट क्लिक इवेंट पे डिफाइंड है, मतलब क्लिक अगर होता है तो इस पे ट्रिगर करो, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट है और ये आपका जावा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे बस इतना हो रहा है कि आप Vuex से स्टेट और म्यूटेशंस को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली मैप करेगा इस पर्टिकुलर डेटा को आपके एक्चुअल स्टेट से। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है फाइनल कंपोनेंट हो रहा है कंप्यूटेड, जो प्रॉपर्टी है आपका उसका रिएक्टिव प्रॉपर्टी काउंट है। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिराइव्ड होती हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे ना वो फिर आपका जो मैप स्टेट है उसको ट्रिगर करेंगे। मैप स्टेट बेसिकली स्टेट को दिखाने का दूसरा तरीका है, और मेथड के अंदर है मैप म्यूटेशन इंक्रीमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट जो है वो एक फंक्शन है और ये जो म्यूटेशन है वो उसको कॉल करेगा। तो यहाँ म्यूटेशन जो है म्यूटेशन पे जाएगा, राइट, ऑब्वियसली मैप म्यूटेशन म्यूटेट कर रहा है, इंक्रीमेंट म्यूटेट को मैप किया गया है म्यूटेशन पर। म्यूटेशन के अंदर इंक्रीमेंट एक मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये स्टेट लिया, तो ये काउंट को ले लिया, ओके। यहाँ अभी काउंट 0 है, अब स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, यानी कि अब क्या हुआ, ये जो है ना ये आपका काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, तो 0 + 1 1 हो गया। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये डेटा इसमें स्टोर नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है, काउंट का वैल्यू चेंज हुआ है, रिएक्टिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ है, तो अब ये स्टेट पे वापस से मैप होगा और तब जा करके इस पर्टिकुलर इस पे आपका जो काउंट का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है वो 3 टाइम क्लिक कर रहा है, तो ये तो फर्स्ट टाइम के लिए हुआ, दूसरे टाइम के लिए करेगा सेम रूल फॉलो होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन जो है वो इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करेगा और इंक्रीमेंट स्टेट को बढ़ा देगा एक वैल्यू से, तो यहाँ फिर +1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर्टी कॉल होगा और उसके बाद फिर आपका स्टेट वेरिएबल वापस से बढ़ करके यहाँ 2 हो जाएगा, और सिमिलरली आप 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3। हालांकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इसका आंसर गलत भी है, बट आई एम नॉट श्योर। मेरे केस में तो ये 3 ही आउटपुट किया जब मैंने इसे कोड पे रन किया, बट यू कैन वेरीफाई, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट कराने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 121 और 122। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन है आपका, ओके। यहाँ पे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग फ्लास्क ऐप इम्प्लीमेंटेड विद JWT, द एप्लीकेशन रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एंड यूजर log/login एंड पॉइंट। तो यूजर जो है वो /login एंड पॉइंट को हिट करता है और इसमें एक JWT टोकन इम्प्लीमेंटेड है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। JWT मैनेजर ऐप यानी कि JWT एडेड है, ओके। उसके बाद बोलता है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। तो ये आपका कोर क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिस्पांस बाय फॉलोइंग फेच रिक्वेस्ट। फेच रिक्वेस्ट क्या है हमारा, HTTP प्रोटेक्टेड राउट पे कॉल हो रहा है, मेथड गेट है और रिस्पांस जो भी आ रहा है, और उसके बेसिस पे लॉग हो रहा है कि प्रोटेक्टेड राउट रिस्पांस डेटा या एरर जो भी आपका आ रहा है, राइट। तो अब इस कोड पे चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली चीज जो यहाँ पे दी है फ्लास्क। तो फ्लास्क ऐप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद ऐप में हम लोग JWT का सीक्रेट की डाल दे रहे हैं जिसकी वजह से ये डिक्रिप्ट होगा। फिर JWT मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहा है, उसके बाद /login आ रहा है और /protected राउट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो प्रोटेक्टेड जो है ना वो एक गेट मेथड है, तो हम लोग कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोलता है JWT रिक्वायर्ड। JWT रिक्वायर्ड है यानी कि हो ना हो ये JWT टोकन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है यूजर लॉग्स इन यूजिंग /login पॉइंट, मतलब ये यूजर लॉग इन कर चुका है। JWT टोकन हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा क्रेडिट एक्सेस टोकन पे। तो ये बोला ही हुआ है कि /login टोकन से वो लॉग इन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये डिफाइंड होगा ऑलरेडी। यूजर नेम स्टूडेंट एंड रोल स्टूडेंट, ऑब्वियसली दिस इज राइट। तो जो भी आपका यूजर है वो, और यहाँ पे एक एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहा है, तो ये क्रिएट एक्सेस टोकन जो है ये आपको वो फ्लास्क JWT से ही मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आइडेंटिटी क्या है, यूजर का। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे हैं और ये एक्सेस टोकन आपको रिटर्न किया जा रहा है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, JWT में आपको एक टोकन भी भेजना पड़ता है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये JWT रिक्वायर्ड वो टोकन को चेक करता है, बट क्या हमारे
इस वाले कोड में हमने वो कहीं भेजा है हेडर में, यहाँ पे हमने सिर्फ मेथड डाला है, हमने हेडर कहाँ डाला है? हेडर मतलब वो हेडर करके एक पैरामीटर होता है, उसमें हम लोग ऑथराइजेशन करके लिखते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं एरर और जो भी आपका JWT टोकन। ये हमने कहाँ किया है? कहीं किया है? नहीं किया, राइट? तो ये यहीं पे फेल हो जा रहा है, यानी कि ये JWT का एरर थ्रो करेगा, ये सब में ये पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस सक्सेसफुली, ये प्रोसेस नहीं होगा। रिक्वेस्ट विल रिटर्न एम्प्टी रिसोर्स विद 200 ओके स्टेटस 200 ओके, तो ये किसी कीमत पे नहीं जा सकता बिकॉज ऑथराइजेशन ही मिसिंग है। 403 फॉरबिडन, नहीं ये रॉन्ग है बिकॉज फॉरबिडन मतलब आपने JWT टोकन तो भेजा है लेकिन आपको वो एक्सेस करने का अलाउड नहीं है, आप उसको फेच नहीं कर सकते, कोई रीजन की वजह से ब्लॉक किया गया है आपको, ठीक है? तो इसलिए आपका होगा आंसर 401 अनऑथराइज्ड। अगेन आप ये कोड में कहीं देखिएगा तो आपको कहीं ये चीज नहीं दिखेगा कि अनऑथराइज्ड ये वो है, लेकिन ये JWT का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। और हमेशा आपको याद रखना है कि अगर ऑथराइजेशन सक्सेसफुल नहीं है, आपने JWT टोकन नहीं भेजा है, तो आपको 401 अनऑथराइज्ड एरर ही मिलेगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। ये क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फेच रिक्वेस्ट। तो देखिए जो मैंने बोला ना, हेडर हम लोग डाल रहे हैं तो हेडर यहाँ पुट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देन डॉट रिस्पॉन्स, तो ये फेच करने पे प्रोटेक्टेड राउट है, तो वापस से हम लोग अपने प्रोटेक्टेड राउट में, प्रोटेक्टेड राउट में गेट है, JWT यहाँ पे ये पास हो जाएगा। प्रोटेक्टेड राउट करंट यूजर JWT आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी फेच कर रहा है, JWT जो मिला हुआ है उससे आइडेंटिटी मिल रहा है, राइट? तो गेट JWT आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है? यूजर है, राइट? यहाँ पे हमने दिया हुआ है ना, तो ये यूजर है। अब इफ द करंट यूजर डॉट गेट रोल इज नॉट इक्वल टू एडमिन, तो हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी करंट यूजर का जो रोल है वो यूजर है, वो एडमिन नहीं। तो रिटर्न जेसिमिफाई मैसेज फॉरबिडन इनसफिशिएंट परमिशन, ये आपको रिटर्न हुआ विथ एन एरर कोड ऑफ 40, ठीक है? अब ये एरर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो कोड है हमारा, इसमें ये बोल रहा है कि देन डॉट रिस्पॉन्स, तो वो एक असिंक फंक्शन था इसलिए डॉट देन, यहाँ स्टेटस क्या है? 403, अगेन ये स्टेटस 403 है और ये नया एरर थ्रो कर रहा है क्या? 403 फॉरबिडन इनसफिशिएंट परमिशन, परमिशन इनसफिशिएंट है बिकॉज यूजर तो है नहीं। फिर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ये जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहा है जो कि एक्चुअली में आपका यहाँ काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ ये एरर आएगा। अब एरर आएगा तो आप सीधे इसको कैच में लेके जाएंगे, देम पे तो आप जाएंगे ही नहीं क्योंकि आपका एरर आ चुका है, ये चीज पास हो चुका है, तो यहाँ एरर क्रिएट हो चुका है, तो क्रिएट से हम लोग सीधे कैच पे जाएंगे, राइट? तो कैच करने पे क्या आया? कंसोल डॉट एरर, एरर क्या है? एरर कॉमा एरर, एरर दिया आएगा आपका करके, पूरा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो नहीं दिया है। तो रिक्वेस्ट विल प्रोसेस सक्सेसफुली एंड हेलो स्टूडेंट विल बी रिटर्न रॉन्ग, द रिक्वेस्ट विल फेल विद 401 अनऑथराइज्ड एरर, रॉन्ग, क्योंकि JWT टोकन तो दिया हुआ है। द रिक्वेस्ट विल रिटर्न एन एम्प्टी रिस्पॉन्स विद 200 ओके, 200 ओके तो आ ही नहीं सकता बिकॉज हम लोग को ऑथराइजेशन का एक्सेस ही नहीं है, तो रॉन्ग है। द रिक्वेस्ट विल फेल विद अ 403 फॉरबिडन एरर, आप देख सकते हैं कि 403 फॉरबिडन एरर यहाँ से उठ करके आ रहा है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आइदर आप यहाँ से इसको फेच कर लीजिए या फिर JWT के इंटरनल से भी यही एरर थ्रो करेगा क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस है, राइट? तो 403 फॉरबिडन एरर, मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि एक्सेस आपको JWT अपने पास किया बट आपको एक्सेस नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये 403 फॉरबिडन एरर होगा, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 121 एंड 122 दोनों कंप्लीट, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 एंड 124, ठीक है? अगेन ये जो क्वेश्चन है ना, ये व्यू ऐप, व्यू राउटर, इसी सब के बेसिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज पहले मुझे इसके एक आंसर में लगा था कि ये रॉन्ग होगा, बट थोड़े दिमाग लगाने के बाद, थोड़ा समझने के बाद, लॉजिक को समझने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत, ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो भी कोड है, व्हाट विल बी द रेंडर ऑन द ब्राउजर इफ एप्लीकेशन इज लोडेड ऑन द ब्राउजर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर ब्राउजर पर एप्लीकेशन लोड हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो, ये हमें बताना, ठीक है? तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कुछ टेम्पलेट्स डिफाइन है, लॉगिन, प्रोफाइल, ऑथराइज्ड, फिर राउटर डिफाइंड है, व्यू राउटर, पाथ, लॉगिन, अनऑथराइज्ड, प्रोफाइल, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे इनका जो कोर है या रूट एलिमेंट है व्यू का वो इसके अंदर एक ऐप है, राउटर यहाँ डिफाइंड है कि ये राउटर यूज कर रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और डेटा प्रॉपर्टी हमारे पास डिफाइंड है कि यूजर का रोल अभी एम्प्टी है, ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है। फिर ये है आपका हुक, लाइफ साइकिल हुक। पहला लाइफ साइकिल हुक क्या बोलता है? दिस डॉट चेक ऑथेंटिकेशन, चेक ऑथेंटिकेशन आपका मेथड के अंदर डिफाइंड है जो कि व्यू का ही प्रॉपर्टी। तो मेथड के अंदर क्या? कॉन्स्ट टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, है ना? तो क्या इनिशियली टोकन होगा हमारे पास? नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? नल या अनडिफाइंड जो भी वैल्यू है। तो कंसोल डॉट लॉग गॉट टोकन नल डिफाइंड, यहाँ पे नल दिखा देगा, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएगा। अब
दिस इज अ फॉल्सिफाई वैल्यू। दिस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड कहां से आया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। नॉट ऑफ टोकन, तो टोकन पहले फॉल्सिफाई था, फिर ट्रुथी हुआ, उसके बाद फिर फॉल्सिफाई हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, फॉल्सिफाई। ओके, उसके बाद दिस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ये कमेंट आउट है तो इसको इग्नोर मार दीजिए। फिर इफ दिस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, क्या ये ट्रू है, नहीं, हम पता है ये टोकन का वैल्यू जो है वो फॉल्सिफाइड था, तो इज ऑथेंटिकेटेड का वैल्यू भी यहाँ पे फॉल्सिफाइड है, यानी फॉल्स है। तो ये वाला इफ फॉल्स, तो हम लोग जानते हैं कि इफ के अंदर तभी काम करता है जब ये वाला पार्ट ट्रू हो, तो वो तो होता नहीं है, तो एल्स में आएंगे। एल्स में क्या है, console डॉट लॉग नो टोकन गॉट, ये हम लोग लॉग करेंगे, और दिस डॉट राउटर डॉट रिप्लेस लॉग, ये लॉग इन राउट पे राउट हो जाएगा। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग सोचेंगे वो ये है कि अच्छा स्लॉस लॉगिन पे जाएगा तो कंपोनेंट लॉगिन है, और यहाँ पे यू आर नॉट लॉग्ड इन आपका राइट हो जाएगा, ये सही होता, इवन तो इनफैक्ट शायद ये अभी भी सही है। बट नीचे आइए, नेक्स्ट लाइफ साइकिल हुक भी तो हिट होगा, माउंटेड। अब माउंटेड में क्या, इफ दिस डॉट एक्सेस डॉट हैज एक्सेस मैनेजर, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई डेटा ऐसा लोड हुआ नहीं था। जब हमारे पास मैनेजर का एक्सेस लोड मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला चीज ट्रू होगा, ठीक है। और नॉट ऑफ ट्रू क्या है, मतलब अभी का ये वैल्यू क्या है, अभी ये फॉल्स है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मैनेजर है या नहीं है, हम तो डेटा में भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पे आपका लॉगिन है ना, तो लॉगिन किया, वो मैनेजर है क्या है, वो तो उसका मर्जी हो, मेरा मर्जी है नहीं, ठीक है। वो फॉल्स है, फॉल्स नॉट ऑफ फॉल्स क्या है, ये ट्रू है। ट्रू है मतलब ये वाला इसमें जाएगा तो कंसोल में आ जाएगा हैज मैनेजर एक्सेस, और फिर दिस डॉट राउटर रिप्लेस हो जाएगा अनऑथराइज से, और अगर ये अनऑथराइज से रिप्लेस होता है तो कंपोनेंट कौन सा रेंडर हुआ, कंपोनेंट रेंडर होगा अनऑथराइज्ड का, और अनऑथराइज्ड का कंपोनेंट क्या है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो है यू आर नॉट अनऑथराइज्ड, ना कि यू आर नॉट लॉग्ड इन। हालांकि ये आंसर फिर भी गलत मेरे सेंस में, बिकॉज आप यहाँ राउटर यूज कर, और आपके टेम्पलेट में कहीं रिएक्ट राउटर व्यू या राउटर लिंक ऐसा कहीं यूज नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो मैं जो आंसर लाया था यू आर नॉट लॉग्ड इन, वही सही होना चाहिए। बट अगर आपसे ये चल जाए और अगर आपको अच्छे से पता हो कि ये क्यों काम कर रहा है, जिस तरीके से ये आउटपुट दे रहा है, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 123 इसी के साथ कंप्लीट होता है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है व्हाट विल बी रेंडर्ड ऑन द ब्राउज़र फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज में आपका वैल्यू सेट है, क्या सेट है, टोकन 122। यूजर का रोल क्या है, मैनेजर, तो मैनेजर रोल है ना, तो यहाँ पे हैज एक्सेस मैनेजर क्या है, ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रू ऑफ नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स हो गया, जो पहले हमारा उल्टा हो रहा था, राइट, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट में आएगा, तो कंसोल दिस डॉट यूजर रोल, जो कि यहाँ पे मैनेजर आ जाएगा, हैज मैनेजर एक्सेस, और प्रोफाइल पे ये सीधे स्लैश प्रोफाइल पे जाएगा, और स्लैश प्रोफाइल पे जाने के बाद ये रेंडर करेगा वेलकम टू प्रोफाइल, तो यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू प्रोफाइल। इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। मैं कुछ चीजों के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, व्यू का फंडामेंटल आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्लॉट, राउटर व्यू या राउटर्स, कोर्स, JWT एंड बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस, राइट, इस ऑर्डर में हम लोग जनरली जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एज पर एनालिसिस 16 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड 16 क्वेश्चंस कोड बेस्ड है, जिसमें आपको फ्लो समझना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चंस को तोड़ा है, समझने का कोशिश किया, एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने का कोशिश किया। आई नो पेपर थोड़ा हार्ड है, इंटिमिडेटिंग भी है बिकॉज ऑफ 32 और 35 क्वेश्चंस गिवन, लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के कीजिएगा और एक अच्छा प्रैक्टिस बना लीजिएगा तो यू कैन इजिली डू इट इन 1 hour 30 minutes। आई गेस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। आई होप आप अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी या, टिल देन, बाय बाय।